Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is associated with methane emission. CH4 methane emission. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. तो मीथेन कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, इसको समझने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग इम्पैक्ट, यानी कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस उसका कितना इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के तरफ, उसको रिप्रेजेंट करता है global warming potential. So global warming potential is a measure of total energy that a gas absorbs over a particular period of about 100 years as compared to carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अगर सरल भाषा में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कोई दूसरा गैस कितना ज़्यादा या कितना टाइम्स ग्रीन हाउस गैस फीचर इमिट करता है, या आप कह सकते हैं कितना उसके अंदर वार्मिंग की कैपेसिटी है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बाउंड टू बी 1. कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स 1 होना है, राइट. आपकी हाइट आपकी तुलना में कितनी होगी? 1:1. सेम बात है यहाँ पे. कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड इज 1. वही अगर बात की जाए मीथेन की, तो मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है समवेयर क्लोज टू 21. यानी कि अगर 100 साल के लिए मीथेन को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए और 100 साल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रखा जाए ऑफ सेम कंसेंट्रेशन, तो मीथेन की कारण या मीथेन के गैस के कारण जो वार्मिंग होगी दैट वुड बी 21 टाइम्स मोर दैन एज कंपेयर टू वार्मिंग बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये है मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 21. मीथेन की वार्मिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 21 गुना ज़्यादा है फॉर सेम कंसंट्रेशन एंड सेम पीरियड ऑफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर. बात की जाए नाइट्रस ऑक्साइड की, तो इसका वार्मिंग पोटेंशियल है 310. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 140 to 11,700. पर फ्लोरोकार्बन अबाउट 9,000 एंड सल्फर हेक्सॉक्साइड अबाउट 24,000. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये सारे ग्रीन हाउस गैस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं एज फार एज ग्लोबल वार्मिंग इज़ कंसर्न्ड, तो फिर वाई आर वी ऑल सो मच कंसर्न्ड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का वार्मिंग पोटेंशियल भले ही इनकी तुलना में कम है, बट कार्बन डाइऑक्साइड हम लार्ज कंसेंट्रेशन में इमिट किए जा रहे हैं in the atmosphere, and that is why because of the larger emission of carbon dioxide, the carbon dioxide is becoming more dangerous, yeah, you may say more or bigger source of concern as far as global warming is concerned, क्योंकि इसका concentration ज़्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में because of large emission of carbon dioxide in the atmosphere. अब बात करते हैं मीथेन की. देखिए, मीथेन जैसा कि आपने देखा एक ग्रीन हाउस गैस है. इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है वो. मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस भी कहते हैं बिकॉज इट्स केमिकल कंपोजिशन CH4, इसमें एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं. मीथेन का जो एमिशन का जो सोर्स है वो काफ़ी वैरिड है, बट आपको जान करके हैरानी होगी कि मीथेन का जो मेन सोर्स ऑफ एमिशन है वो इंडस्ट्रीज ना होकर के एग्रीकल्चर हैं या वेटलैंड्स हैं. इस तरीके के जो वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे राइस की फार्मिंग होती है, या फिर कोई इस तरीके के जो नेचुरल वेटलैंड्स होते हैं जो टेरिटोरियल और वाटर बॉडी के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, मार्सी लैंड, दलदल वाला एरिया, उन वेटलैंड से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस इमिशन होता है, क्योंकि वेटलैंड्स के अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, और वो बैक्टीरियाज एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान फिर रिलीज करते हैं मीथेन एज बाई प्रोडक्ट. तो बैक्टीरियाज अंडर द वाटर प्रोड्यूस मीथेन इन एनारोबिक कंडीशंस.
तो वेटलैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ मीथेन। उसके अलावा एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ मीथेन, और एग्रीकल्चर में भी जो कैटल्स होते हैं दे आर बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन रिलीज। होता क्या है कि ये कैटल्स के स्टमक में एक केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटेरिक फर्मेंटेशन। व्हेन दीज कैटल्स च्यू देयर फूड गोज इनसाइड द स्टमक, और स्टमक के अंदर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो जब अपने फूड को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस में बहुत सारा मीथेन रिलीज होता है एज बाई प्रोडक्ट, और ये मीथेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन वर्ल्ड वाइड। तो आगे अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द वेटलैंड्स एंड एग्रीकल्चर के अंदर भी कैटल्स के अंदर होने वाले इंटेरिक फर्मेंटेशन, उनके स्टमक के अंदर होने वाले इंटेरिक फर्मेंटेशन आर मेजर सोर्स ऑफ methane. So as you can see, methane is produced by animals having rumen. Rumen is digestion process, where digestion of the food with help of microorganism happens in stomach compartment of the animals, especially the cattle. During the rumentation, a lot of methane is produced, and most of which is released by belching and some by flatulence. तो इंडस्ट्रियल सोर्स की अगर बात की जाए मीथेन रिलीज की, तो वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू वेटलैंड्स एंड एग्रीकल्चर। तो यू सी वेटलैंड्स आर अबाउट 33% रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन गैस रिलीज। तो जितना भी मीथेन गैस रिलीज होता है उसका अबाउट 33% या 1/3 मीथेन जो है वो वेटलैंड से आते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है इंटेरिक फर्मेंटेशन, दैट इज एग्रीकल्चर। तो 33% फ्रॉम वेटलैंड एंड 20% मीथेन गैस इमिशन होता है फ्रॉम इंटेरिक फर्मेंटेशन और एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे आता है फॉसिल फ्यूल्स या इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है फॉर एनर्जी रिलीज, तो उस प्रोसेस में कुछ मीथेन रिलीज होता है, एंड दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन गैस इमिशन। और ये जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज से रिलेटेड ही ये करंट आर्टिकल है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज बिहाइंड मीथेन गैस रिलीज। इसको लेकर के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम है मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। ये मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया के कुछ डेवलप्ड देशों ने मिलकर के बनाया है, OECD देशों ने मिलकर के बनाया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका मेन काम है कि दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस को प्रिवेंट करना। तो वही एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसके हिसाब से कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, फॉसिल फ्यूल कंपनियां, जो बहुत सारा मीथेन गैस इमिट करती हैं। दिस फॉसिल फ्यूल कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 120 million metric tons of methane gas released in the atmosphere in the year 2022, which is almost highest, or you may say second highest methane gas emission year wise, only second to the year 2019. तो मुद्दा ये है कि 2022 में कई सारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनियों ने बहुत सारा मीथेन गैस इमिशन किया है। अब इसमें प्रॉब्लम की बात यह है, एज पर दिस मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, कि ये जो मीथेन गैस इमिशन है इसको कट डाउन किया जा सकता था अगर थोड़े बहुत टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए जाते। तो अबाउट 75% ऑफ द मीथेन इमिशन कुड हैव बीन रिड्यूस्ड with help of cheap and readily available technologies, but these companies did not bother at all for using such cheap and readily available technologies as far as methane gas emission cut is concerned. ये अगर इस नए इमिशन कट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो इनकी ओवरऑल जो प्रॉफिट है उस पर बस 3% की कमी आती। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच मेजर्स वुड कॉस्ट लेस देन 3% ऑफ द नेट इनकम received by oil and gas industries in 2022, but the report says कि fossil fuel companies failed to take any substantial action regarding the issue. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Hayabusa 2 probe and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Hayabusa 2 मिशन की अगर बात की जाए तो ये जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है JAXA, उसने भेजा था ये हायाबुसा 2 मिशन इन दिसंबर 2014.
ये हायाबुसा 2 मिशन दिसंबर 2014 में भेजा गया था। वो एक स्पेस क्राफ्ट है दैट वाज सेंड इन स्पेस फॉर 6 ईयर वोयाज। तो 6 साल के लिए इस हायाबुसा 2 मिशन को भेजा गया था। इस मिशन का मेन काम था कि एक एस्टेरॉयड, इस तरह का एस्टेरॉयड जिसका नाम है ryugu, वहाँ से वो थोड़े बहुत रॉक सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ पे ले आए। सो हायाबुसा 2 मिशन sent for a 6-year voyage by Japanese space agency JAXA with a goal of collecting rock sample from asteroid Ryugu and bring it back to the earth surface. ये हायाबुसा 2 मिशन about mid 2018 it arrived on the surface of the spacecraft. वहाँ पे इसने 2 रोवर और एक छोटा सा लैंडर मिशन को लॉन्च किया। 2019 में इसने यहाँ पे एक इम्पैक्टर की मदद से ryugu के ऊपर एक क्रेटर या शॉर्ट हिंदी में कहें तो एक गड्ढा क्रिएट किया और वहाँ से उसने रॉक सैंपल कलेक्ट किया। एंड इन दिसंबर 2022 हायाबुसा 2 डिलीवर्ड ए स्मॉल कैप्सूल कंटेंट ऑफ रॉक एंड डस्ट सैंपल बैक ऑन अर्थ। तो इस तरीके का स्मॉल रॉक सैंपल वाज डिलीवर्ड बाय हायाबुसा 2 इन दिसंबर 2020 बैक ऑन अर्थ। ये जो रॉक सैंपल है दैट वाज सेंट बैक टू द अर्थ एंड इट वाज लैंडेड नियर साउथ ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। हायाबुसा 2 जो मिशन है इसके पहले हायाबुसा 1 भेजा गया था 2010 में बाय जापानीज स्पेस एजेंसी, और हायाबुसा 1 मिशन ने एस्टेरॉयड इटोकावा को स्टडी किया था। हायाबुसा 2 ने एस्टेरॉयड ryugu को स्टडी किया है। अभी करंट न्यूज जो है इसी हायाबुसा 2 मिशन के कलेक्ट किए हुए रॉक सैंपल से रिलेटेड है। हायाबुसा 2 मिशन ने ये रॉक सैंपल ryugu से कलेक्ट करके वापस अर्थ पे भेजा है, राइट। तो एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं पहले उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। एस्टेरॉयड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन जस्ट लाइक आवर प्लैनेट। तो जिस तरह से हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं वैसे ही एस्टेरॉयड्स भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बट एस्टेरॉयड्स का साइज काफ़ी छोटा होता है एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड प्लैनेट्स। At best they can be called minor planets, और नासा के हिसाब से there are somewhere close to 1 lakh known asteroids। तो छोटे छोटे इस तरह के रॉक सैंपल्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं जस्ट लाइक आवर प्लैनेट, बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दैट इज़ वाई एट बेस्ट दे कैन बी कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। हमारे साइंटिस्ट्स वाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज एस्टेरॉइड्स, जैसे आपने देखा ryugu को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके पहले इटोकावा को स्टडी किया, तो माना जा रहा है कि ये एस्टेरॉयड्स ठीक वैसे ही बने और उसी वक्त बने हैं जिस वक्त हमारा अर्थ या बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने हैं। तो अगर इन एस्टेरॉयड्स को हम स्टडी कर रहे हैं और इन एस्टेरॉयड्स से रिलेटेड अगर हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ कि ये कब बने कैसे बने, सो दिस विल गिव अस अ लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट creation of other planets in the solar system including our earth, and that may give us a little bit idea about origin of life on earth as well. So scientists study these asteroids to look for information about formation and history of planets and sun. ये जो current news है that is related to the rock sample sent by Hayabusa 2. तो नासा के scientists they have studied this rock sample and they have claimed कि These rock samples have some life forming molecules। तो इन रॉक सैंपल के अंदर कुछ लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एस्टेरॉयड ryugu पे थोड़े बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम्स लार्जेस्ट लेक at Silsako, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए छोटा सा न्यूज़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने अनाउंस किया, कल ही के दिन अनाउंस किया उन्होंने कि गुवाहाटी के पास हमारे स्टेट का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाया जाएगा एट सिल्साको। इस तरीके का आर्टिफिशियल लेक बनाया जाएगा गुवाहाटी के पास विच विल बी लार्जेस्ट लेक ऑफ असम। इस तरह का लेक बनाने से फ़ायदा क्या होगा? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये मॉडल है, इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है, ये रियलिटी है नहीं। सो इस तरीके का जब सिल्साको लेक बन जाएगा तो विच विल बी लार्जेस्ट लेक ऑफ असम, तो उससे फ़ायदा क्या होगा?
एक तो ऑफकोर्स इट विल ऐड टू द सीनिक ब्यूटी ऑफ गुवाहाटी सिटी, प्लस इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग आर्टिफिशियल फ्लडिंग। कभी भी ओवरनाइट बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या एट रैंडम बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो जाए तो दैट लीड्स टू आर्टिफिशियल फ्लडिंग इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी। आपको पता है पानी लग जाता है तुरंत 2 घंटे की बारिश से, बट दिस लेक will act as a sponge and it will absorb the excessive water in case of heavy downpour and it will prevent in having artificial flooding in Guwahati। अभी ये लेक को बनाने के लिए इस सिलसाको एरिया में लगभग 300 से ज़्यादा परिवार इलीगल तरीके से लैंड को ग्रैब करके सेटल्ड थे। उनको इविक्ट कराने का काम शुरू किया है गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या गुवाहाटी अथॉरिटीज़ ने। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिहू रिकॉर्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आने वाले 14 अप्रैल को जब बिहू के सेलिब्रेशन शुरू होंगे, उस दिन हमारा स्टेट असम या हमारी सरकार प्लान कर रही है कि 11,000 बिहू पार्टिसिपेंट्स एक साथ बिहू डांस परफॉर्म करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, अभी ये होना बाकी है, 14 अप्रैल को ये बन सकता है अगर ये 11,000 पार्टिसिपेंट जो भी जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे परफॉर्म दिस बिहू डांस ऑन द ओकेजन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ बिहू। उम्मीद है, प्लान है कि 14 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होंगे एंड दिस परफॉर्मेंस विल बी हेल्ड एट सरसजय एथलेटिक स्टेडियम on the first day of Assamese New Year, that is 14th April, and the start of 7-day long Bohag Bihu festival। तो उस दिन ये 11,000 पार्टिसिपेंट्स बिहू डांस को एक साथ परफॉर्म करेंगे और उसके साथ उम्मीद है कि हम लोग गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेंगे फॉर लार्जेस्ट सच परफॉर्मेंस एट वन प्लेस बाय सो मेनी परफॉर्मेंस। इसके पहले तक का जो रिकॉर्ड था दैट बिलोंग टू दिस नाटी डांस फॉर्म दैट वाज performed by 9,892 participants and it was held on 26th October 2015। तो इस रिकॉर्ड को उम्मीद है हम लोग 14 अप्रैल को तोड़ देंगे when 11,000 participants will together perform bihu dance in this Sarasajay stadium। The next article is about Windsor framework। This topic is at best important from prelims exam point of view। विंडसोर फ्रेमवर्क को समझने से पहले थोड़ा सा हमें ब्रेक्सिट समझना होगा। आई होप आपको ब्रेक्सिट तो पता ही है। ब्रेक्सिट स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड दैट वाज डिसाइडेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम दैट वाज हेल्ड इन 2016। तो यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 28 मेंबर स्टेट्स। फिर यूके पुल्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड विथ पुल आउट ऑफ यूके फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, नाउ यूरोपियन यूनियन is a political and economic union of only 27 member countries। पहले 28 देशों का ये political और economic union था, यूके के पुल आउट के बाद now it is an economic and political union of 27 member countries। अब बात की जाए यूके की, तो यूके को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले आप देखिए ये है मेनलैंड यूरोप, राइट, और फिर यहाँ पे है छोटा सा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है वो सेपरेट करता है मेनलैंड यूरोप को फ्रॉम दीज 2 आइलैंड्स। इन दोनों आइलैंड्स को साथ में कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स, दिस ब्रिटिश आइल्स, these 2 islands together are known as British Isles। These 2 British Isles includes Great Britain, ये वाला आइलैंड को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन और ये वाला आइलैंड को कहा जाता है आयरलैंड। तो 2 आइलैंड्स हैं, 2 आइल्स हैं जिनको मिला करके हम लोग कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड इज ए जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, टुगेदर 2 आइल्स। अभी ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर 3 छोटे छोटे देश हैं, इंग्लैंड, नॉर्थ में स्कॉटलैंड और यहाँ पे वेल्स, जबकि आयरलैंड पे 2 छोटे छोटे देश हैं, नॉर्थ आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और ये जो 4 देश हैं, आप देखिए नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इन 4 देशों ने मिल करके आपस में एक तरीके का पॉलिटिकल यूनियन बना रखा है जिसको हम लोग कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके, दिस इज यूके,
these four countries together is UK. So 2 isles, British Isles, and name of the 2 isles are Great Britain and Ireland. अब इन 2 छोटे छोटे आइल्स पे टोटल 5 देश बसे हैं. इन 5 में से 4 ने मिल करके इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, यहाँ है नॉर्थ आयरलैंड, इन्होंने मिला करके बना लिया यूके. एंड यूके डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो दिस इज यूके, राइट. और जो ग्रीन कलर से दिखाया है, दिस इज यूरोपियन यूनियन. एंड यूके डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो नाउ दिस कुड बी अ लैंड बाउंड्री, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज ए लैंड बाउंड्री बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन. तो देखिए, ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ये यूके का हिस्सा है, ये आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. तो आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में ये जो बाउंड्री है, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ बाउंड्री बिटवीन यूके, दिस इज यूके एंड यूरोपियन यूनियन. अभी ब्रेक्सिट के बाद क्या फ्यूचर में ट्रेड नॉर्म्स होंगे यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं थे. बीच में कई सारे नियम बनाए गए कि कैसे ट्रेड होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, लेकिन वो नियम से तक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे थे, सॉल्यूशन कम मिल रहे थे. इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है. यूके की गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैज़ नाउ साइंड एन अग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन. आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन, इन दोनों ने आपस में अग्रीमेंट साइन कर लिया है. इस अग्रीमेंट का नाम है विंडसोर फ्रेमवर्क. विंडसोर फ्रेमवर्क विल बी नाउ अ फ्रेमवर्क दैट विल गाइड फ्यूचर रिलेशन और फ्यूचर ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन. अभी विंडसोर फ्रेमवर्क में एग्जैक्टली क्या क्या है इतना डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं, कोई हमारे देश का तो अग्रीमेंट है नहीं, इसीलिए तो मैं इसको प्रीलिम सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ. एट बेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि विंडसोर फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, क्या है. सो इट इज ए फ्यूचर ट्रेड डील और फ्यूचर फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूके. मोटा मोटा फिर भी अगर विंडसोर फ्रेमवर्क को आपको समझना है तो आप ये समझिए कि पहले कैसा होता था. करंट डील, अभी तक का जो डील था, उसमें गुड्स वेयर चेक्ड एट नॉर्थ आयरलैंड पोर्ट बिफोर मूविंग इनटू आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन. तो ये अभी का डील है जिसमें गुड्स वेयर चेक्ड हियर ऑन दिस पोर्ट, नॉर्थ आयरलैंड पोर्ट, बिफोर मूविंग इनटू आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन, क्योंकि आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. बट ये नए डील के हिसाब से, एज पर न्यू डील, सम गुड्स विल गेट टू मूव वाया दिस ग्रीन लेन. मीन्स व्हेन those goods who have been put into this green lane system will not be required to move through this paperwork or check. So you see, goods heading to North Ireland, goods heading to this North Ireland via this green lane will see checks and paperwork scrapped. तो ये ग्रीन लेन से काम जाने वाले गुड्स के लिए कोई पेपर वर्क या और कुछ चेक्स की ज़रूरत नहीं होगी. बट द गुड्स हेडिंग टू द आयरलैंड फ्रॉम नॉर्थ आयरलैंड वाया दिस रेड लेन विल बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल चेक्स बिफोर ऑनवर्ड जर्नी. तो पहले का सिस्टम था जिसमें सारे गुड्स को चेक किया जाता था. अभी का ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ गुड्स जो हैं वो ग्रीन लेन से बिना चेक के पास हो जाएंगे, कुछ गुड्स जो हैं वो रेड लेन से पास होंगे आफ्टर प्रॉपर चेक एंड ऑल. तो यही है. अब इतना इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कोई हमारे देश का तो है नहीं. ऋषि सुनक की जो सरकार है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है मेक ब्रेक्सिट वर्क. मतलब ब्रेक्सिट को किसी तरीके से अब फंक्शनल करना है, तो ब्रेक्सिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करना है. और उसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, उसी थीम के अंतर्गत ऋषि सुनक की जो सरकार है उसने ये विंडसोर फ्रेमवर्क साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी एवरी ईयर. इट्स बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट सी.वी. रमन. दिस इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट इज करेक्ट. इस दिन तो उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अनाउंस किया था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एंड बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल वॉज रिसेंटली हेल्ड इन कोकराझार. एंड इनमें से कौन सा देश जो है वो चिप 4 अलायंस का मेंबर नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.